गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हम लोग ग्रुप ए का दूसरा चैप्टर मौलिक अधिकार और कर्तव्य देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी बहुत सारी बातों को हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है। और आज हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार अपने क्रियान्वयन को करते हैं। ये हम लोग पिछले जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है और ये किस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन होता है, राज्य की इच्छा पर यह निर्भर करती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक सरकार अपना जनसमर्थन बढ़ाना चाहती है, तो यह आवश्यक रूप से अपनी संसाधनों की क्षमता के अनुरूप वह कल्याणकारी राज्य की योजना को लागू करने का प्रयास करती है। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि इनका काम राज्य स्तर पर किस तरह से विकसित होता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट है समाजवादी नीतियां व योजनागत विकास। इसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए योजनागत विकास की रणनीति अपनाई थी। भारत की विकास नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय को प्राप्त करना और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण से युक्त सार्वजनिक क्षेत्र का ही प्रभुत्व था। तो इस संबंध में निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण थे, जिसके अंतर्गत हम इसको पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत ने सीमित संसाधनों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य के लिए प्रयोग किया। योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मार्च 1950 में किया गया था। अब तक सरकार द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किया जा चुका है। इसमें हर पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य रहा। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना को में कृषि पर और कृषि विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, यानी बहुसंख्यक जनता कृषि पर ही निर्भर है, तो इसलिए इस पर जोर दिया गया था। द्वितीय योजना में भारी उद्योगों को पर जोर दी गई। चौथी योजना में संतुलित आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। तो इसी तरह से हमारी सभी पंचवर्षीय योजना में इस तरह की किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के हमारे देश की जरूरत को देखते हुए लक्ष्य को रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक समेकित तथा टिकाऊ विकास को मुख्य लक्ष्य इसके अंतर्गत घोषित किया गया था। समेकित का तात्पर्य क्या है कि विकास की प्रक्रिया और लाभ को निचले वर्गों तक शामिल किया जाए। यानी टिकाऊ विकास का तात्पर्य
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार सरकार ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। जो कि नीति निर्देशक तत्व को का एक प्रमुख पहलू है। और इस बात पर हम लोगों ने यहाँ पर आगे भी देखा है कि उल्लेखनीय बात यहाँ पर ये रही कि जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया, यानी नीति आयोग का गठन किया गया। हालांकि नीति आयोग है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर इसको नीति आयोग कहा गया और यह आयोग के विकास के लिए एक दीर्घकालीन रणनीति को रखा गया। विकास कार्य में सरकार के साथ जो सभी विकास कार्य में सरकार का सहयोग करेगा और सरकार को परामर्श देगी। इसके अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नीति आयोग के तहत किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल के तहत 3 वर्षों में जो भी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं या योजनाएं रखी गई हैं उनको पूरा कर लेना है और 2 वर्ष जो रहेंगे इस योजनाओं को पर विचार किया जाएगा और जो बाकी है उनको 5 वर्ष के अंतर्गत समीक्षा करते हुए इसको पूरा कर लेने का पर जोर दिया गया है। तो यह आयोग जो है इस आयोग के विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति को रखा गया। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट ये है कि भारत ब्रिटिश शासन काल से ही जमींदारी व्यवस्था के कारण मजदूरों और कृषकों का निरंतर शोषण किया जाता रहा है। तो कृषि भूमि के स्वामित्व को लेकर भारत में गंभीर असमानताएं रही और 1951 में ही जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था। तो इस तरह इसके सुधार के लिए कानून भी बने और भूमि की समतापूर्ण आवंटन को लेकर एक नीति अपनाई गई थी। तो अब तक 284 भूमि सुधार संबंधी कानून को इस अनुसूची में डाला जा चुका है। आगे तीसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत यानी समाजवादी नीति और योजनागत विकास के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है इसका कि केंद्र सरकार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा था और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था क्योंकि यह अधिकार कल्याणकारी राज्य की योजना में बाधक था। फिर इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के तहत सभी महत्वपूर्ण उद्योग जैसे रेल, प्रतिरक्षा, खनिज, तेल शोध, बीमा, उड्डयन आदि में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में ही अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित किया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है और इसका उद्देश्य जो है वो होता है लाभ कमाने के लिए और सरकार की कल्याणकारी नीति को लागू करने साथ ही साथ रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना होता है। इसके अंतर्गत पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि केंद्र सरकार 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके निजी बैंकों को
सरकार के नियंत्रण में संचालित करने की प्रक्रिया को आरंभ किया था और 1971 में देसी रियासतों के पूर्व प्रशासकों को प्रीवी पर्स के रूप में जो मिलने वाली पेंशन दी जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया। इसी के अंतर्गत छठा पॉइंट हम देखेंगे कि सरकार के सामने मुख्य समस्या रही कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान के अंतर्गत कानूनी श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त नहीं थी, अतः उनको लागू करने के प्रयास को मौलिक अधिकार के आधार पर न्यायपालिका में चुनौतियां मिलती रही हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 25वें संविधान संशोधन जो 1971 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31C जोड़ करके सीमित अर्थों में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से की तरह श्रेष्ठता प्रदान करने का प्रयास किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समाजवादी नीति के आधार पर इसको योजनागत विकास के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को के अंतर्गत बहुत सारी योजना को लाया गया। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट जो था कमजोर वर्ग का कल्याण, दूसरा पॉइंट अभी है हमारे सामने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कमजोर वर्गों का कल्याण। तो सरकार समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के उत्थान तथा विकास के अनेक प्रयास किए गए हैं। इन वर्ग का विकास समता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य है। इसी तरह आरक्षण जो है अनुसूचित जातियां, जनजातियों को केंद्र व राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। इस संबंध में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकास के कार्यक्रम में अनुसूचित जाति और जनजाति द्वारा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कई विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे मंडल कमीशन की सिफारिशें हुई थी। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया था। अनुच्छेद 340 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का मुख्य कार्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करना था, उसमें संशोधन करना था और इन वर्गों को प्राप्त विशेष सुविधा के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। तो इस तरह अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी और यह निगम पिछड़े वर्गों को आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान किस्तों में ऋण की सुविधा प्रदान करता है। तो सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनके कल्याण के लिए भी कई कानून निर्मित किए हैं। तो इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं और की भी जा रही हैं। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप देने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो 1952 के द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है।
क्योंकि इसका उल्लेखनीय है कि लंबे समय से लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक संसद में लंबित भी है। बालिकाओं के कल्याण के लिए 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम को संचालित किया गया है। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सभी लाभ कमजोर वर्ग के बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे प्राप्त हों, और सरकार ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीरो बैलेंस के साथ बैंक में खाता खोलने की छूट दी गई थी। सरकारी योजनाओं के सारे लाभ इसी खाते से प्राप्त हो सकेंगे। तो इस तरह 5 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए भी उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जन कल्याण के लिए भी, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी इस नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वयन रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी बात इसमें थी कि नई पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत क्या था कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें स्थानीय संस्था के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया था, और इसी निर्देश के अनुपालन में 2 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण देश में त्रिसंधीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, और इस तरह स्थानीय स्वशासन के विषय में राज्य सूची के अंतर्गत भी आते हैं। इन संस्थाओं को मजबूत बनाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक स्वायत्तता के अभाव में वित्तीय साधनों की कमी तथा जन जागरूकता के चलते ये संस्थाएं तमाम अक्षमताओं और समस्याओं से ग्रसित हो गई थी। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए संसद ने ये 73वां संविधान संशोधन पारित किया था, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के गठन तथा उसके कार्य के संबंध में प्रावधान लाए गए थे। तो इस तरह इसी संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों के आधार पर क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों का उल्लेख बताया गया। तो इस तरह से पंचायतों का गठन और उसके संसाधन तथा शक्तियों को मजबूती प्रदान की गई थी, और आज यही नई पंचायती राज्य व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू है। नई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत अनुच्छेद 40 में दिए गए नीति निर्देश को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस तरह से हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारी सरकार के अंतर्गत ये क्रियान्वयन अपनी क्रियाओं को करता है। तो अभी इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।